बक की कहानी पार्ट 2। इस बस्ती में रात बिताने के बाद सुबह ही वे लोग फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। उस दिन वे लोग 40 मील चले क्योंकि रास्ता साफ था। लेकिन अगले दिन और आगे भी कितने ही दिन उन्हें बर्फ में अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा। उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पिराल्ट यहां के सभी रास्ते पहचानता था। उसे मालूम था कि बर्फ की तह कहाँ कितनी मोटी है। अपनी गाड़ी को वो उधर से ही ले जाता। इस तरह दिन पर दिन बीतते चले गए। हमेशा अंधेरा रहते ही वे तंबू उखाड़ लेते और जब सूरज उगता था तो बर्फ गाड़ी तेजी से दौड़ती हुई नजर आती थी। शाम को भी अंधेरा होने पर ही वे गाड़ी रोकते थे और कहीं भी बर्फ से तंबू तान देते थे। कुत्तों को डिब्बों में से निकालकर मछलियां खाने को दे दी जाती थी और लोग तंबू में आग जलाकर सोने की तैयारी करते थे। बक को ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे इसका आदी हो चला था। उसकी तंदुरुस्ती भी पहले से ज्यादा ठीक थी। उसे एक बात की शिकायत बराबर बनी रहती थी कि उसे यहां खाने को बहुत कम मिलता था। दिन रात मेहनत करने के कारण उसे भूख बहुत ज्यादा लगती थी। पहले चोरी करने की उसकी आदत नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत चालाक हो गया था और पिराल्ट या फ्रांकोइस की नजर बचाकर खाने की कोई न कोई चीज उड़ा लिया करता था। दूसरे कुत्ते भी मौका मिलने पर ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते थे, लेकिन वे अक्सर पकड़े जाते थे और उनकी खूब पिटाई होती थी। बक चोरी की कला में उस्ताद हो गया था। कई बार तो ऐसा हुआ था कि चोरी वह करता था और पकड़ा कोई और कुत्ता जाता था। जज साहब के माली ने जिस दिन उसे धोखा दिया था, उस दिन से लेकर अब तक उस पर बहुत कुछ बीत चुका था। उसे अपनी बहुत सी पुरानी आदतें बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वो पहले एक सभ्य कुत्ता था, अच्छे घर में जन्मा और बड़ा हुआ था। उसकी आदतें आम कुत्तों जैसी नहीं थी। वो कभी भी गली मोहल्लों के कुत्तों की तरह न तो गंदी चीजों में मुंह डालता था और न फिजूल की लड़ाई भिड़ाई का बड़ा ख्याल रहता था। कोई उसका अपमान कर देता था तो उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब वो काफी बदल गया था। अब उसके अंदर छिपा हुआ उसका जंगलीपन काफी उभर आया था। इतना होने पर भी वो दूसरे कुत्तों की तरह बिल्कुल जंगली नहीं बना था। अब भी उसमें कई गुण ऐसे थे जो उसके नए मालिकों को बहुत पसंद थे। पिराल्ट तो अब उससे प्यार करने लगा था। अगर कोई कुत्ता बक को छेड़ने की कोशिश करता तो पिराल्ट आगे बढ़कर उसकी मरम्मत कर देता था। बक ने नए ढंग से लड़ाई भी सीख ली थी। अब कोई भी एस्किमो कुत्ता उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जब शाम को खाना खाने के बाद सब कुत्ते खाली होते थे और मीलों दूर तक बर्फ पर चांदनी फैली होती थी, तो बक अपने साथियों के साथ पेड़ों की छाया में आंख मिचौनी खेला करता था। उसके साथी कुत्ते अब उसका रोब मानने लगे थे। फिर भी अभी उसके दल में 2-3 कुत्ते ऐसे थे जो उसकी परवाह नहीं करते थे और स्पिट्ज कई बार बिना किसी कारण के ही उससे लड़ पड़ता था। बक ऐसे कुत्तों से जरा दूर रहने की कोशिश करता था और अपने साथियों के साथ रात को खूब भौंकता चिल्लाता इधर उधर दौड़ लगाता रहता था। थोड़ी देर खेलने के बाद फिर सब बर्फ में घर बनाकर सो जाते थे। बक धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी को भूलता जा रहा था। बक पहले की अपेक्षा जितना खूंखार हो गया था, उतना ही समझदार और चालाक भी हो गया था। वो मालिकों की मार से बचने की कोशिश करता था और कभी भी उनकी पकड़ में नहीं आता था। इस तरह वह अपने शत्रु स्पिटज से किसी दिन खुलकर लड़ने का मौका देख रहा था, लेकिन वैसे आम तौर से उससे दूर ही रहता था। स्पिट्ज भी बक से बहुत अधिक घृणा करता था और मौके बेमौके
उसे लड़ने के लिए ललकारता रहता था। दोनों में इतनी शत्रुता बढ़ गई थी कि अब इसका अंत एक या दूसरे की मृत्यु से ही हो सकता था। दोनों कुत्तों ने जिस क्षण एक दूसरे को देखा था, उसी क्षण से एक दूसरे को अपना दुश्मन मान लिया था। ये दुश्मनी दिनों दिन बराबर बढ़ती चली जा रही थी। चूंकि स्पिट्ज पुराना और अनुभवी कुत्ता था, दल में दूसरे सभी कुत्ते उससे डरते थे और उसे अपना नेता मानते थे। डरते तो वे बक से भी थे, लेकिन बक उनका नेता नहीं था। मालिक लोग भी सिर को ही गाड़ी में सबसे आगे जोतते थे और उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते थे। लेकिन मालिकों को भी ये पता था कि दोनों कुत्तों में आपस में बनती नहीं है, इसलिए वे भी ऐसी कोशिश करते थे कि उनमें लड़ाई न होने पाए। एक दिन की बात है। सूरज छिपने पर एक बर्फीली आंधी से बचने के लिए उन्होंने एक झील के किनारे पड़ाव डाला। हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि उन्हें अपना तंबू लगाने के लिए काफी देर तक कोई मौके की जगह ढूंढनी पड़ी। अंत में उन्हें दीवार की तरह सीधी खड़ी एक चट्टान मिल गई और उसकी आड़ में उन्होंने अपना तंबू तान लिया। फिर उन्होंने पानी में बहकर आई कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। लेकिन आग बर्फ में थोड़ी ही देर में बुझ गई और उन्हें अंधेरे में ही ठंडा खाना खाना पड़ा। बक ने भी मौका देखकर चट्टान के ठीक नीचे ही अपना गड्ढा बनाया। ये बड़ी सुरक्षित और गर्म जगह थी, इसलिए फ्रांकोइस यहां खाना गर्म करने लगा तो बक को अपनी जगह छोड़कर जाना बुरा लगा। लेकिन खाना खत्म होने के बाद जब वो लौटा तो उसने अपने गड्ढे में किसी और को बैठे पाया। जब चेतावनी में वह गुर्राया तो उसे पता चला कि उसकी जगह में घुसपैठ करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्पिट्ज ही था। अब तक वो अपने शत्रु से झगड़ा बचाता आ रहा था, लेकिन अब उसके लिए और सहन करना मुश्किल हो गया। वो दहाड़ता हुआ स्पिट्ज पर टूट पड़ा। स्पिट्ज थोड़ी देर के लिए तो भौंचक्का रह गया। बक के बारे में स्पिट्ज का अब अनुभव यही था कि उसका विरोधी एक बहुत दब्बू कुत्ता है और लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करता है। इस अचानक हमले से संभलते उसे देर लगी। फिर तो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और खूब लड़े। लेकिन इसी बीच एक अनहोनी घटना घटी। अगर यह घटना नहीं घटी होती तो उसी दिन नेता के पद के लिए दोनों कुत्तों में एक लंबे समय से चला आ रहा यह संघर्ष अवश्य समाप्त हो जाता। हुआ ये कि भूखों मरते कोई 40-50 जंगली एस्किमो कुत्तों ने अचानक पड़ाव पर हमला कर दिया। आदिवासियों के किसी गांव से उन्होंने इस पड़ाव को सूंघ लिया था। खाने के लालच में बेदबे पाव बहुत पास तक आ पहुंचे। वे सभी बहुत दुबले पतले और हड्डियों के ढांचे भर थे। इस तरह के भूखे कुत्तों के झुंड इस इलाके में बराबर घूमते रहते थे। इस दिन के बाद से दोनों कुत्तों में युद्ध की स्थिति रहने लगी। अब बक दल का नेता बनने के लिए उसे खुले रूप में चुनौती देने लगा। वो जानबूझकर स्पिट्ज से लड़ने का मौका ढूंढने लगता था। जब स्पिट्ज दल के किसी कमजोर कुत्ते को धमकाने की कोशिश करता था तो बक उसकी रक्षा के लिए आगे आ जाता था और स्पिट्ज को कुछ सोचकर वहां से हटना पड़ जाता था। बक की मदद पाकर दल के बहुत से कुत्तों ने अब स्पिट्ज से डरना छोड़ दिया था। इस तरह दल के कुत्तों में बड़ी अव्यवस्था फैल रही थी। अब कोई किसी की नहीं सुनता था। रोज कोई न कोई झगड़ा फसाद मचा रहता था और फ्रांकोइस कभी बक को और कभी स्पिट्ज को पीटने के लिए मजबूर हो जाता था। फ्रांकोइस जानता था कि अब वो दिन दूर नहीं जब इन दोनों कुत्तों में जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो रात के समय कुत्तों के भौंकने और झगड़े की आवाज सुनकर बिस्तर छोड़कर इस डर से बाहर निकल आता था कि बक और स्पिट्ज आपस में झगड़ न पड़े। लेकिन अभी वो मौका नहीं आया था।
उनका दल उत्तरी क्षेत्र के डासन नामक नगर में पहुंच चुका था। ये नगर क्या, बहुत लोगों की एक बड़ी बस्ती थी। वहां बहुत से लोग डेरे डाले पड़े थे और उनके पास अनगिनत कुत्ते थे। बक ने देखा कि यहां कुत्ते सभी तरह का काम करते थे। दिन भर उनकी लंबी पंक्तियां सड़कों पर आती जाती रहती थी और रात में भी वे अपनी घंटियों को बजाते हुए चलते ही रहते थे। एक सप्ताह तक यहां आराम करने के बाद दल आगे बढ़ा। एक ही दिन में 50 मील की यात्रा करके वे दूसरी बस्ती में जा पहुंचे। इस बस्ती में भी बक से स्पिड्ज की एक दो बार मुठभेड़ हुई, लेकिन जमकर लड़ाई अभी तक नहीं हो सकी थी। अब दल के दूसरे कुत्ते स्पिड्ज की ज्यादा परवाह नहीं करते थे और बक के पीछे पीछे घूमते रहते थे। एक रात को खाना खाने के बाद दल के एक कुत्ते की नजर बर्फ जैसे सफेद खरगोश पर पड़ी। वो चूक गया और खरगोश हाथ से निकल गया। पल भर में पूरा का पूरा दल उस खरगोश के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही दूरी पर पुलिस का डेरा भी पड़ता था। वहां के 50 कुत्ते भी इस दल में आ मिले। सब कुत्ते खरगोश का पीछा करने लगे। इन सभी कुत्तों का नेता इस समय बक था। स्पिड्ज भी भीड़ में शरीक था, लेकिन वो बक से कुछ पीछे था। खरगोश का पीछा करते करते कुत्ते बहुत दूर निकल गए। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ी जो उस समय जमी हुई थी। खरगोश नदी की बर्फ पर छलांग मारता हुआ भागा चला जा रहा था और कुत्ते उसके पीछे सरपट दौड़ रहे थे। एक जगह मौका पाकर स्पिड्ज बगल से निकल गया। वो घुमाव की तरफ से आगे जा पहुंचा और खरगोश के सामने खड़ा हो गया। खरगोश जैसे ही उधर से निकला, स्पिड्ज ने उसे दांतों से धर दबोचा। क्षण भर में ही बक भी दूसरे कुत्तों के साथ वहां पहुंच गया। स्पिड्ज थोड़ी देर के लिए भौंचक्का रह गया। उसके बाद इतने कुत्तों के बीच खरगोश का क्या हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन न मालूम कैसे स्पिड्ज और बक एक दूसरे से भिड़ गए। देखते देखते दोनों के बीच बड़ी भयानक कुश्ती शुरू हो गई। थोड़ी देर के लिए तो भुरभुरी बर्फ में दोनों इस तरह उलटते पलटते रहे कि ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। दूसरे कुत्ते फौरन उनके चारों ओर एक घेरा बांधकर खड़े हो गए। वे बराबर अपने होंठ चाट रहे थे और गुर्रा रहे थे। उनके बीच दो ताकतवर कुत्ते आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों पैंतरे बदल बदल कर चीखते हुए एक दूसरे पर झपटते थे और फिर थोड़ी देर गुत्थम गुत्था होने के बाद अलग खड़े होकर गुर्राते हुए एक दूसरे को घूरने लगते थे। चांदनी रात में बर्फ से ढके हुए उस सुनसान जंगली इलाके में एक दूसरे के खून के प्यासे कुत्तों की आवाज बड़ी भयानक लग रही थी। स्पिड्ज पुराना लड़ाकू कुत्ता था। वो ऐसी कई लड़ाइयों में अपने विरोधियों को पछाड़ चुका था, इसीलिए अपने दल का अब तक एकछत्र नेता था। वो जितना बहादुर था उतना ही समझदार और चालाक भी था। लड़ाई में वो कभी भी घबराता नहीं था और न कभी भागने की कोशिश करता था। बक ने कई बार उसकी गर्दन पर दांत गड़ाने की कोशिश की, लेकिन स्पिड्ज ने उसे हर बार जमीन पर दे मारा। दूसरे कुत्तों का ख्याल था कि इस लड़ाई में स्पिड्ज तगड़ा पड़ रहा है, क्योंकि अब तक वो कई बार बक को पटखनी दे चुका था। बक खून से तर था और बुरी तरह से हाफ रहा था। एक बार बक गिरा तो लगभग 60 कुत्तों का वो पूरा घेरा उसकी ओर झपटने ही वाला था कि वो फौरन पीठ झाड़कर खड़ा हो गया। घेरा पीछे हटकर फिर इंतजार करने लगा। बक ने आज तक इतनी भयानक लड़ाई नहीं लड़ी थी। स्पिड्ज ने एक तरह से उसके छक्के छुड़ा दिए थे। अचानक वो गर्दन नीची करके बिजली की तेजी से झपटा और उसने अपने दांत स्पिड्ज की अगली बाई टांग पर कस दिए। हड्डी टूटने की कछर सी आवाज हुई और स्पिड्ज लंगड़ाने लगा।
बक ने दूसरी बार में स्पिड्ज की दाईं टांग भी तोड़ दी। दर्द से चीखते हुए स्पिड्ज बर्फ पर गिर पड़ा और घेरे के कुत्ते उस पर टूट पड़े। बड़ी मुश्किल से बक उछलकर घेरे से बाहर आया। तब तक कुत्तों ने स्पिड्ज की बोटी बोटी नोच डाली। बक ने चांद की ओर मुंह करके एक राक्षसी दहाड़ में अपनी विजय की घोषणा की। अब वो कुत्तों का माना हुआ नेता था। यहां के कुत्ते तो सब के सब जैसे जंगली थे, हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। बक ने ऐसे मोटे ताजे भेड़िए जैसे कुत्ते पहले बहुत कम देखे थे। वे लड़ते क्या थे, जैसे एक दूसरे को फाड़कर खा जाना चाहते थे। और बक को जल्दी ही मालूम हो गया कि सचमुच वे लड़ाई में अपने से कमजोर कुत्तों को मार ही डालते थे। हुआ ये कि बक की साथी करली अपने अच्छे स्वभाव के कारण हर एक कुत्ते से आगे बढ़कर दोस्ती करती थी। वहां भी उसने ऐसा ही करना चाहा। सब लोग लट्टों की एक टाल के पास ठहरे थे। करली एक एस्किमो कुत्ते की ओर मुड़ी। ये कुत्ता बड़ा मोटा तगड़ा भेड़िए जैसा था। करली भी वैसे कमजोर नहीं थी। अगर ढंग से लड़ाई होती तो शायद करली जीत जाती, लेकिन इस इलाके के कुत्तों का लड़ने का ढंग ही कुछ अलग था। करली अभी कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि वो दुष्ट बिजली की तरह उछलकर आगे बढ़ा और अपने तेज दांतों से करली की आंख के पास का मांस फाड़कर तुरंत पीछे हट गया। लड़ाई का ये तरीका भेड़िए का तरीका था, चोट करना और कूदकर भाग जाना। बात यही खत्म नहीं हुई। देखते देखते 30 या 40 एस्किमो कुत्ते वहां दौड़ आए। उन्होंने चुपचाप एक घेरा सा बना लिया और लड़ाई देखने लगे। बक ने देखा कि वे सब सिर्फ तमाशा देखना चाहते थे, लड़ाई में भाग लेना नहीं चाहते थे। ऐसी लड़ाई बक के लिए बिल्कुल नई थी। उसके अपने इलाके में तो जहां दो कुत्तों की लड़ाई होती थी देखा था कि कुछ क्षणों में वो लड़ाई कुत्तों के दल में बदल जाती थी। यहां सब कुत्ते घेरा बांधकर खड़े थे और अपने होंठ चाट रहे थे। करली ने पैंतरा बदलकर अपने विरोधी पर हमला किया। फिर एस्किमो ने धोखे से उछलकर दोबारा करली के मुंह को काट गया। दूसरी बार जब करली ने उस पर हमला किया तो उसने एक खास ढंग से अपनी छाती से उसे ऐसे रोका कि करली के पैर उखड़ गए और वो लुढ़ककर जमीन पर आ गिरी। तमाशा देखने वाले एस्किमो कुत्ते शायद इसी बात का इंतजार कर रहे थे। करली के गिरते ही सब के सब गुर्राते और भौंकते हुए उस पर टूट पड़े और देखते देखते उन्होंने उसकी चटनी बना डाली। ये इस तरह अचानक हुआ कि बक की समझ में कुछ नहीं आया। उसने देखा कि जहाज पर उसका दूसरा साथी स्पिड्ज अपनी लाल जीभ निकाले एक तरफ चुपचाप इस तरह खड़ा था जैसे हंस रहा हो। बक करली को बचाने के लिए लड़ाई में कूदना ही चाहता था कि इतने में फ्रांकोइस एक कुल्हाड़ी तानता हुआ कुत्तों की उस भीड़ में कूद गया। डंडे लिए हुए 3 आदमी कुत्तों को भगाने में उसकी मदद कर रहे थे। इसमें ज्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने 2 मिनट के भीतर ही कुत्तों को वहां से भगा दिया। लेकिन करली तो वहां खून में सनी और पैरों से कुचली बर्फ में पड़ी थी। कुत्तों ने नोच नोच कर उसके टुकड़े कर डाले थे। करली की इस दर्दनाक मौत का बक के मन पर बड़ा बुरा असर पड़ा, लेकिन साथ ही उसने एक पाठ सीख लिया। उसने तय किया कि वो एस्किमो कुत्तों से बचने की कोशिश करेगा और अगर लड़ाई हुई तो वो सबसे पहले बढ़कर वार करेगा। कम से कम इतना ख्याल जरूर रखेगा कि कभी जमीन पर न गिरे, वरना उसकी भी ऐसी गति होगी। स्पिड्ज ने करली को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। इसे भी बक नहीं भूला। उल्टा वो जीभ निकालकर हंस रहा था। इस कारण बक अब उससे घृणा करने लगा। बक को यहां एक और नया अनुभव हुआ। फ्रांकोइस ने उसको पेटियों और बक्सुओं का एक फंदा पहनाया। फिर उसे एक बर्फ गाड़ी में जोत दिया गया। मारे दुख और अपमान के बक का मन भर आया। उसने सोचा
कि क्या यहां मुझे घोड़ों की तरह गाड़ी खींचनी पड़ेगी। बक एक भी पैर आगे बढ़ाने के लिए तैयार न था। लेकिन तभी फ्रांकोइस का कोड़ा हवा में सनसना उठा। बक के आगे स्पिट्ज जूता था और उसके पीछे डब नाम का वो कुत्ता था जो जहाज में दिन भर उदास बैठा रहता था। शायद स्पिट्ज को गाड़ी खींचने का अभ्यास था, क्योंकि हुक्म मिलते ही उसने जोर लगाना शुरू कर दिया। साथ ही पीछे से डब ने भी गुर्राकर धक्का दिया। मजबूर होकर बक को भी आगे बढ़ना पड़ा। थोड़ी देर में बक गाड़ी को खींचना सीख गया। फ्रांकोइस कुछ समय बाद जंगल से लकड़ी काटकर और अपनी कुत्ता गाड़ी पर उसे लादकर वापस लौट आया। पिराल्ट से उसने कहा, ये तीनों बड़े अच्छे कुत्ते हैं, मैं इन्हें जल्दी ही सिखा लूंगा। ये बक तो बहुत बढ़िया खींचता है। पिराल्ट डाक वगैरह लेकर जाने की जल्दी में था। उसने मुस्कुराकर बक का सिर थपथपाया और वहां से चल पड़ा। शाम को जब वो लौटा तो 3-4 और नए कुत्ते साथ ले आया। उस रात बक के सामने सोने की बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई। जब अंधेरा होने पर वो मोमबत्ती के सहारे जगमगाते तंबू में घुसा तो पिराल्ट और फ्रांकोइस ने इसे गालियां देकर वहां से भगा दिया और दूसरे कुत्ते खुले में ही अपने अपने सोने के ठिकाने खोज रहे थे। बक को अपनी गलती मालूम हो गई। वो भी कोई जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिल सकी। वो बर्फ पर ही लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठंड के मारे उसे नींद नहीं आई। वो परेशान होता हुआ कितने ही तंबुओं में घूमता फिरा, लेकिन किसी ने उसे अंदर जगह नहीं दी। यहां वहां जंगली कुत्ते भी उस पर झपटे। अंत में वो ये पता लगाने लगा कि उसके दूसरे साथियों ने अपने लिए क्या इंतजाम किया है। ठंड में ठिठुरता हुआ वो इधर उधर चक्कर लगाने लगा। अचानक एक जगह उसके अगले पैरों के नीचे बर्फ धंस गई और नीचे से कोई चीज कुनमुनाने लगी। थोड़ी ही देर में मालूम हो गया कि कोई कुत्ता बर्फ के नीचे घर बनाकर सोने की तैयारी कर रहा है। वो कुत्ता शायद अच्छे स्वभाव का था, इसलिए उसने बक का अधिक विरोध नहीं किया और उसे भी उसने पास लेटने की जगह दे दी। इस तरह बर्फ में गुड़ी मुड़ी होकर सोने का बक के लिए पहला मौका था। पहले तो बहुत देर तक उसे नींद ही नहीं आई और बारंबार वो चौंक जाता था, लेकिन फिर वो गहरी नींद में सो गया और जज साहब के घर के सपने देखता रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही सभी कुत्तों को फ्रांकोइस ने आवाज लगाकर जगाया। जिसने उठने में देर की उसे तुरंत सजा मिली। देखते देखते सभी कुत्ते फिर से गाड़ियों के पास इकट्ठे हो गए। गाड़ियों पर पहले ही सामान लादा जा चुका था। बक के दल में कुल 9 कुत्ते हो गए थे। उन सबको एक बड़ी गाड़ी में जोत दिया गया। गाड़ियां चल पड़ी। पिराल्ट गाड़ी के पीछे पीछे चला और फ्रांकोइस अपना कोड़ा फटकारता हुआ कुत्तों को हाँकने लगा। अगले पड़ाव तक की यात्रा बड़ी कठिन थी। बर्फीली घाटी में उन्हें पूरे दिन का रास्ता तय करना था। बीच में कई छोटे छोटे खेमे पड़े, जहां थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वे लोग आगे बढ़ जाते थे। कई जगह उन्हें बर्फीली नदियां पार करनी पड़ी। रास्ते में कुछ झीलें पड़ी जो ठंडे ज्वालामुखियों के मुंह में बर्फ भर जाने से बनी थी। काफी रात गए वे लोग एक बड़ी बस्ती में पहुंचे। वहां बहुत से खोजयात्री आकर ठहरे हुए थे। वे उन दिनों के लिए नावें बना रहे थे जब बर्फ पिघल जाएगी और वे नदियों और नालों के जरिए आगे बढ़ सकेंगे। आगे की कहानी भाग 3 में।